सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जून को। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना। और इस बार की थीम क्या है? बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला। अच्छा, बुजुर्गों से एक दिन आपको और याद आएगा, कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और ये आपका क्या है? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये हम मनाते हैं 15 जून को। चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि जून में कौन कौन से दिन हमने मनाए। आपने कहा 1 जून को 2 दिन मनाए थे, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को हमने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया। तो ये सब दिन आप याद रखना जून के। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 2022 के इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन ने। तो ये है 2022 का इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ, और उसमें मेन सिंगल का टाइटल विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर है। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो चेन यूफेई ने जीता, ये चाइना की है। अच्छा, अभी आपको याद होगा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था मनीला फिलीपींस में, और ये इसका 40वां संस्करण था। और इसमें हमारी जो शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। चलो मुझे बताओ, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं, आप जानते हो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बनी थी? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु से आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल जीता था। और अभी इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हुआ उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। और हाँ, जब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस यूपीपीसीएस एग्जाम में हम जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसके काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले, तब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि एक बार उसका वीडियो बना दीजिए। तो आप लोगों के लिए, चाहे मेरे पास समय नहीं था लेकिन फिर भी मैंने उसका वीडियो तैयार कर दिया। और आपको बता दूं, उस वीडियो में कुछ स्पेशल मैंने ऐड किया। स्पेशल क्या ऐड किया ये आप उस वीडियो में देखिएगा। तभी उस वीडियो को बनाने में कल मेरा पूरा दिन लग गया। कल सुबह उस वीडियो को बनाने के लिए मैं बैठा था और मुझे संध्या हो गई, मतलब 9-10 बज गए। तो रात ज़्यादा होने के कारण वो वीडियो रात में मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन अभी वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देखना उसे। और पूरा दिन यकीन मानिए उस वीडियो को बनाने में लग गया, इसलिए टाइम नहीं मिला। तो जो रिवीजन वाला वीडियो है उसमें कल के करंट अफेयर्स को जो हम लास्ट में रिवाइज करते हैं वो मैं ऐड नहीं कर पाया। और इसमें 12 की जगह 10 ही क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। और थोड़ा लेट भी हो गए क्योंकि सारा वक्त उसी में चला गया। और उसके बाद जो भी टाइम मिला रात में मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया। तो बहुत मेहनत की है। वीडियो को जरूर देखना, अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करना। आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली है? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंककर एक नया राष्ट्र रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा 89.30 मीटर। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोवर हैं ये, और अभी इन्होंने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूर पर भाला फेंककर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नीरज चोपड़ा का इससे पहले जो नेशनल रिकॉर्ड था वो 88.07 मीटर का था, जो उन्होंने पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। और आपको तो याद होगा ही सही, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 अगस्त 2021 का वो दिन था जब इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था। और इस तरह से वे भारत के एकमात्र एथलीट हैं ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले। एथलीट बोल रहा हूं मैं, शब्दों को पूरा ध्यान से सुनना है ना। पहले एथलीट हैं ये, और व्यक्तिगत श्रेणी में बात करोगे तो दूसरे व्यक्ति हैं ये गोल्ड जीतने वाले।
बाकी अभी इस इवेंट में बात करेंगे फिनलैंड वाले इवेंट में, तो इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड किसने जीता? तो फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 89.83 मीटर दूर थ्रो करके गोल्ड जीता है। अच्छा, नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो भी करंट अफेयर्स में रहे थे। उससे पहले एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। मुझे बताओ, अभी पहले केरल ओलंपिक गेम्स जो हुए थे तिरुवनंतपुरम में, उसका शुभंकर, उसका मैस्कॉट क्या है? बाकी अभी नीरज चोपड़ा को खेलों में उत्कृष्टता के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक भी मिला। अभी पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया गया 2022 में। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसने लिखी? नवदीप सिंह गिल ने। वैसे अभी ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी 2022 में स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार इन्होंने जीता। और फीमेल का किसने जीता? मीराबाई चानू ने, जो कि वेटलिफ्टर है। उसके अलावा ये भी याद रखना, अभी लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए अगर आपसे पूछे किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया था, याद रखना नॉमिनेट किया गया था, तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। इन्हें नॉमिनेट किया गया था इस अवार्ड के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया इनको यह अवार्ड। अब आप पूछोगे फिर मिला किसको? तो MR रादुकानु को मिला इस श्रेणी में। ये UK की टेनिस प्लेयर है। और मैंने आपसे अभी एक प्रश्न पूछा था कि पहले केरल ओलंपिक खेल जो तिरुवनंतपुरम में हुए थे उसका शुभंकर था नीरज नाम का खरगोश, इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। तो याद होना चाहिए आपको सब। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। संत तुकाराम ये एक वारकरी संत और कवि थे, जिन्हें अभंग भक्त कविता और कीर्तन के रूप में जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजा के लिए जाना जाता है। वह देहू में रहते थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अभी इन्होंने संत रामानुजाचार्य जी की एक बैठी हुई मुद्रा में स्टेचू है, उसका उद्घाटन किया था, जिसकी ऊंचाई है 216 फीट। और इसी को क्या कहते हैं? स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी। कहाँ पे किया उद्घाटन? हैदराबाद में। इन्होंने स्टेचू ऑफ पीस का भी उद्घाटन किया था राजस्थान के पाली में, जो कि श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की स्टेचू है, 115 इंच की है। और अभी इन्होंने ही भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का भी उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। अभी इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन किया था गुजरात के अहमदाबाद में। और ये एक मंदिर है ना, तो मंदिर से एक मंदिर आपको और याद आएगा, रामप्पा मंदिर, जो भारत का अभी 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, विश्व धरोहर स्थल। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। आपको याद है भी संस्कृति मंत्रालय ने ऑनलाइन 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों के दर्शन करने के लिए एक पोर्टल, एक वेबसाइट को लॉन्च किया था, 360 डिग्री टेम्पल नाम से, याद रखना ये। अच्छा बताओ, उमिया माता मंदिर ये कहाँ पर है? गुजरात के जूनागढ़ में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संचालन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुंबई का है ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी ये विंड एनर्जी के जरिए एयरपोर्ट का संचालन करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एयरपोर्ट पे वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन व सोलर PV हाइब्रिड को लगाया गया है। और ये जो प्लांट है ये 36 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे बनाता है। अच्छा, आपको याद होगा कर्नाटक में एक एयरपोर्ट है शिवमोग्गा एयरपोर्ट, उसका नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी अभी? तो इंडिगो एयरलाइन बनी थी। लैंडिंग कहां पे कराई गई? राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। अभी आपको याद होगा कि हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? वायु संबंधी खेलों को बढ़ावा देना। और दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिसका नाम है अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट, ये कहाँ पे बना है? इंग्लैंड में।
चलो बताओ, किस हवाई अड्डे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने का फैसला किया? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। और अगर आपसे पूछे सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है, तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। और सोलर एनर्जी का उपयोग करने वाला या सोलर एनर्जी पे ऑपरेट होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सब बातें ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जून से लेके 20 जून तक। तो चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन वीक इसे बोलेंगे, और ये 12 जून से लेके 20 जून तक मनाया गया। आपको बताए अभी हम लोग क्या मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ, और इसीलिए इसे अभी 75 स्थानों पर सेलिब्रेट किया गया। किसके द्वारा? तो आपने कहा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसे बाल श्रम की समस्या पर ध्यान देने और इसके उन्मूलन के उपाय खोजने के रूप में अभी 12 से लेके 20 जून तक इसे मनाया जा रहा है। अभी आपको याद होगा हम लोगों ने 12 जून को ही वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया। वैसे मनाता कौन है इसे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी यहाँ पे हमने आपसे कहा इस वीक को कौन मना रहा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना है अगर पूछे किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो याद रखना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई कौन बन गया है? तो आंसर होगा ओमनी कार्ड। पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो अभी ओमनी कार्ड ने घोषणा की है कि वे देश में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद पैसा निकालने यानी कि कैश विड्रॉल की सुविधा को शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। एक्चुअली में आरबीआई ने नॉन बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को डिजिटल वॉलेट से नगद निकासी को अनेबल करने की अनुमति देने के बाद ओमनी कार्ड ऐसा करने वाला पहला बन गया है। तो ओमनी कार्ड जो यूजर हैं वो कार्ड की चोरी या कार्ड की क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी से पूरी सुरक्षा के साथ किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ओमनी कार्ड क्या है? ये एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ में एक रुपए प्रीपेड कार्ड भी आता है, जिससे आप सभी प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अभी हम प्रश्न में क्या पढ़ रहे हैं, अब इस कार्ड की सहायता से आप भारत में सभी एटीएम से कैश विड्रॉल भी कर सकोगे, यही प्रश्न है। ओमनी कार्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा नोएडा में। इसके सीईओ संजीव पांडे हैं, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, जून 2022 में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा धर्मशाला में। तो मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी, तो इनका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित हुआ। कब से कब तक? 15 जून से लेकर 17 जून तक। इसकी जो अध्यक्षता है ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, उनका सही क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन हो सके और केंद्रीय राज्य साझेदारी बढ़ सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा। अच्छा, आपको याद होगा अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आरोहर 4.0 का आयोजन किया था। कहाँ पे? शिमला में ही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जो चौथा क्वाड सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान में। क्वाड मतलब, इसमें क्वाड मतलब 4 देश होते हैं, भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि अगले साल जो क्वाड समिट होगी, जो इसका 5वां एडिशन होगा, वो कहाँ पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है विक्टोरिया, यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे आपके। कौन से वाले? 2026 वाले। अभी 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, क्योंकि ये वाला प्रश्न भी अभी उस एग्जाम में पूछा गया था। बाकी देखो, बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। तो इसकी 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और नए गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य अभी कौन सा बना था, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश।
और याद रखना हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला ये 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है। और अभी जो 9वीं महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई, इस चैंपियनशिप को किसने जीता? लद्दाख ने। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया गया था हिमाचल प्रदेश के काजा में। और देश में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। कुल्लू में ही बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र भी खुलेगा। अच्छा बताओ, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में ही आपको अटल सुरंग मिलेगी। रोहतांग टनल पहले इसका नाम हुआ करता था। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहां पे की जाएगी? तो आंसर होगा कोलंबो। अच्छा, अभी आपको याद होगा 30 मार्च 2022 को बिम्स्टेक की 5वीं समिट हुई। कहां पे? श्रीलंका में। और ये प्रश्न भी अभी एग्जाम में पूछा गया था। और अब याद रखना, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी ये कहां पे स्थापित होगी? तो श्रीलंका के कोलंबो में। और भारत ने अभी इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दे दी है। अच्छा, बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती है 1997 में। मतलब ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का एक समूह है, ये याद रखो। 7 देश कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ढाका, बांग्लादेश में। बढ़ते आगे। अच्छा, श्रीलंका के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले आप लोग मुझे बताइए, बिम्स्टेक का तो क्लियर हो गया। इस साल बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। कौन सी समिट थी? 5वें नंबर की थी। आप मुझे बताओ, इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? चाइना के पास है। और कौन सी समिट होगी? 14th नंबर की। इससे पहले पिछले साल 13 नंबर की समिट हुई थी। कहाँ पे? भारत में। इस साल होगी चाइना में। और G20 समिट की बात करेंगे तो 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया। अगले साल हम करेंगे। अब बात यहाँ पे श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे। अच्छा, अभी इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल डमरू मध्य। और आपको बता दूं, इस पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक अभी बनी थी, जिनका नाम है जिया रॉय। याद रखना, 2022 में जो एशिया कप है ये आपके श्रीलंका में ही होगा। और बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य बना था आपका तमिलनाडु। और कहाँ पे स्थापित करेगा? पाक खाड़ी में ही। वैसे हम श्रीलंका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मित्र शक्ति करते हैं, स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं, और अभी हमने दोस्ती नाम की एक्सरसाइज भी की थी जिसमें भारत था, श्रीलंका था और मालदीव था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में एक समन्वित गश्ती यानी कि कॉर्पेट का कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 38वां, 38 नंबर का। कॉर्पेट मतलब कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, मतलब ये एक तरह का समन्वित गश्ती है। इसमें दोनों देश मिलकर के निगरानी रखते हैं। तो इंडिया और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में ये कॉर्पेट का भी आयोजन किया गया। कौन से नंबर का है? 38 नंबर का है। कहाँ पे? अंडमान सागर और मलक्का जल संधि में। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कॉर्पेट का आयोजन किया गया था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताओ अभी जो थॉमस कप है जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसको किसने जीता था, किसको हरा करके? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए। किसने जीता ये भी और किसको हराया ये भी। अच्छा, इंडोनेशिया के साथ में वैसे और हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं। समुद्र शक्ति ये भी हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। और शक्ति से आपको याद आएगा मित्र शक्ति, हमने अभी कहा था श्रीलंका के साथ करते हैं। और केवल शक्ति नाम की एक्सरसाइज ये हम फ्रांस के साथ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा एंजेलो मैथ्यूज को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और फिर से याद दिला दूं, वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, मतलब उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो अपलोड कर दिए।
और साथ में हम वैसे जो स्टैटिक भी पढ़ते हैं, कवर करते हैं करंट अफेयर्स में, उससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे थे, लेकिन वो मैंने इंक्लूड नहीं किए। या एक्चुअली मैं ये कह दो, इतना समय लग गया था, इतना थक गया था, इतना टायर्ड हो गया था, माइंड में ही नहीं रहा उसको डालना, सिर्फ करंट अफेयर्स के ध्यान रह गए, तो केवल वही डाले। फिर बाद में याद आया कि हाँ वो भी डाल देते। चलो कोई बात नहीं, वो आप ज़रूर देखना, आपको अच्छा फील होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप लोगों को एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करा करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करा करें और लाइक भी कर दिया करें। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तो काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कल काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो सुबह बैठा और रात तक बैठा ही रहा, कंटिन्यू काम करा है। आपको दिखेगा उस वीडियो में काम। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।